नमस्कार, स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। ऐसा नहीं है कि नेपाल की संसद में जब भारतीय इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाल के नक्शे में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया जा रहा था, तब भारत के समर्थन में आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। यह बात छिपी हुई नहीं है कि नेपाल ने यह सब कुछ चीन के इशारे पर किया है। लेकिन यहां हम पहले आपको यह बता दें कि इस तरह संसद से प्रस्ताव पास होने से वह हिस्सा नेपाल का नहीं हो जाता। कल को ऐसा ही प्रस्ताव भारत की संसद भी पास कर सकती है कि तिब्बत भारत का हिस्सा है। इतिहास यह बताता है कि तिब्बत कभी जम्मू कश्मीर के राजा के अधीन था, तो इसलिए वह भारत का हिस्सा हुआ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इस तरह प्रस्ताव पास करने से किसी की भूमि उसके देश की भूमि नहीं बन जाती। कल को अमेरिका की संसद भी यह प्रस्ताव पास कर दे कि भारत उसका हिस्सा है, तो भारत उसका हिस्सा नहीं बन जाता। लेकिन हम बात कर रहे थे कि क्या नेपाल की संसद में यह प्रस्ताव सचमुच सर्वसम्मति से पास हुआ, जैसा कि कहा जा रहा है। सरिता गिरी नाम की एक सांसद ने यह बात संसद में खुलकर कही थी कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी चीन के इशारे पर यह प्रस्ताव पास करवा रही है, जबकि भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ते हैं। सरिता गिरी ने बाकायदा इस प्रस्ताव का विरोध किया था। हालांकि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया हुआ बताया जा रहा है। प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन उसी चीन के इशारे पर अब सरिता गिरी को संसद की सदस्यता से बर्खास्त करके उनकी सीट को खाली घोषित कर दिया गया है। इससे पहले कि भारत नेपाल के रिश्तों में आई कड़वाहट की वजह बताएं, आओ सुन लेते हैं सरिता गिरी ने संसद में क्या कहा था, जिस कारण उन्हें संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं, ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमेकी चीन की तरफ से बांटा गया है, तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई, कहीं हमारे उत्तरी छिमेकी चीन के इशारे पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है। भारतीय चेली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय, नेपाल के कानून के अनुसार आई। और मैं एक बार और कहती हूं, मैं नेकपा पार्टी के संसदीय दल के नेता और नेकपा पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण से कहती हूं, मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूं सभामुख महोदय। इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे ले। अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है, वो उनको बताएं ताकि उनका रगत नहीं उबले। मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए। और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारतलाई नसोधिकन नक्शा बनाउने ये कहा कि प्रायोजित किया। उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है, सुना है और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पे बोलें। जब बाहर के जनता की हल्ला होती है, उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। संसद में दिए गए उनके इस भाषण का भले ही कुछ असर नहीं हुआ और बिल तथाकथित सर्वसम्मति से पास हो गया, लेकिन एक बात साफ हो गई कि नेपाल में चीन के मुकाबले भारत सरकार की कूटनीति पूरी तरह फेल हो गई। और यह इसके बावजूद हुआ कि भारत नेपाल की खुली सीमा है और भारत हर साल लाखों नेपालियों को न सिर्फ रोजगार बल्कि आईसीसीआर के माध्यम से वजीफा देकर शिक्षा भी देता है। क्या मोदी सरकार उसी तरह नेपाल के राजनीतिक नेताओं से संपर्क बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी नहीं दे सकती थी, जैसे चीन ने अपना ऑपरेशन सफल करने के लिए सीताराम येचुरी जैसे भारत के नेताओं को जिम्मेदारी दी थी। भारत के अनेक भाजपा के नेता नेपाल की कांग्रेस पार्टी के खासतौर पर ठाकुर नेताओं के संपर्क में हैं। ऐसे नेताओं को मैं भी जानता हूं जो अक्सर नेपाल में जाते हैं और नेपाली बहुत अच्छे से बोल लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर है। अगर मोदी सरकार चाहती तो वक्त रहते कूटनीतिज्ञों के हाथ में यह सारी जिम्मेदारी देने की बजाय या उनके साथ साथ कूटनीतिज्ञों के पास भी जिम्मेदारी रहती, लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक जिम्मेदारी भी दी जाती, जैसा कि सीताराम येचुरी के माध्यम से चीन ने नेपाल को
अपने कब्जे में लिया है। सच यह है कि नेपाल के साथ हमारे रिश्तों में कड़वाहट का कारण घर के भेदी हैं, विभीषण हैं। इससे पहले कि हम घर के भेदियों का राज खोलें, जरा सुन लीजिए सरिता गिरी ने क्या कहा जब समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें सस्पेंड करने की खबर आई। In fact, I'm not yet clear that why I have been suspended. I'm just, getting to hear it from media that I have been suspended. I haven't got anything in written. Even the media has not got anything in written as the press release. So it's very difficult to ascertain the exact reasons of the news of my being suspended by the party. But in fact, this story of suspension is not yet complete. If some office bearers or leaders of the party, they have decided for my suspension, then they have to write it to the Speaker of the Parliament. And in fact, it is as per our law, it is the Speaker of the Parliament who decides whether I'm going to be suspended or not. जिस प्रक्रिया की सरिता गिरी ने बात की है वह भी चीन के इशारे पर 9 जुलाई को पूरी हो गई और स्पीकर ने नेपाल की संसद में भारत के साथ संबंधों की आवाज उठाने वाली आखिरी सांसद को बर्खास्त कर दिया। अब आपको बताते हैं कि भारत नेपाल में इतना कमजोर कैसे पड़ा। क्या यह सिर्फ मोदी सरकार की विफलता है या साजिश के तार जेएनयू से जुड़े हैं? जी हां, जेएनयू, जहां से अनेक नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक नेता सामने आए हैं और भारत विरोधी नारेबाजी करके भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले पैदा हुए हैं। क्या वही जेएनयू नेपाल में भी कम्युनिस्ट विचारधारा का आधार बिंदु रहा? बात उस समय से शुरू होती है जब भारत में राजीव गांधी के समर्थन में चंद्रशेखर की सरकार थी। राजीव गांधी जब खुद प्रधानमंत्री थे तो 1987 में चीन होकर आए थे। तब से कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक दलों के में चीन के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रुख बनना शुरू हो गया था। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद वामपंथियों का चंद्रशेखर सरकार को समर्थन देना जारी था। चीन ने इसी मौके का फायदा उठाकर नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी को खड़ा करना शुरू किया और भारत की सीपीएम को उसे मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। उस समय जेएनयू में पढ़ रहे नेपाली छात्रों को वामपंथी तौर तरीकों की ट्रेनिंग दी गई, जो बाद में नेपाल जाकर माओवादी हिंसक आंदोलन के समर्थन में हवा बनाने का काम करने में लगे। इस तरह भारत के वामपंथियों ने चीन के इशारे पर एकमात्र हिंदू राष्ट्र को खत्म करके चीन के चंगुल में फंसाने की शुरुआत की, जिसे मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में 2008 में सफल बनाया, जब 240 साल से चली आ रही राजशाही के साथ ही हिंदू राष्ट्र भी खत्म हो गया। यह सवाल हिंदू राष्ट्र के खत्म होने का नहीं है, बल्कि 1950 में जवाहरलाल नेहरू के समय भारत चीन सीमाओं के बीच तिब्बत पर चीन का कब्जा हुआ। तब भारत की सीमा चीन से नहीं लगती थी, तिब्बत बीच में आता था और जवाहरलाल नेहरू की कृपा से तिब्बत चीन के कब्जे में चला गया और चीन हमारी सीमा पर आ गया और आज लद्दाख पर खड़ा है, अरुणाचल में खड़ा है, सब जगह खड़ा है। और नेहरू के समय में यह हुआ तो 2008 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत चीन की सीमा के बीच आने वाले नेपाल पर चीन का एक तरह से कब्जा हो गया, यानी नेपाल की संसद पर आज चीन का कब्जा है। सरिता गिरी ने इस बात को काफी हद तक साफ शब्दों में कहा है कि भारत नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को चीन के इशारे पर खत्म किया जा रहा है और संसद में जिस प्रस्ताव को पास किया गया है उसके पीछे चीन की साजिश है। हम आते हैं उसी बात पर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से चीन के इशारे पर उठाए गए कदम का विरोध करने और सच बोलने की सजा सांसद सरिता गिरी को दे दी गई है। सरिता गिरी का कसूर यह था कि उन्होंने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार से संविधान संशोधन का आधार पूछ लिया था। क्या भारत की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी अब जागेगी? क्या वहां पर कूटनीति के साथ साथ राजनीतिक संबंध बनाने की शुरुआत भी होगी? अगर ऐसा नहीं हुआ तो चीन नेपाल को हड़प भी सकता है, जैसे उसने तिब्बत को हड़पा। और सरिता गिरी ने अपने संसद में दिए गए भाषण में इस ओर इशारा भी किया है। यह थी नेपाल की बात।
अब नए घटनाक्रम को लेकर के फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। अगर इस बीच आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको सूचना आए। हमारे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।